नमस्कार, मैं पंकज छाबड़ा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है हायर एजुकेशन प्लानिंग। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लानिंग आपको कैसे करनी है। तो जब आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लानिंग करने जा रहे हैं तो एज ए पेरेंट आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एक बात को हमेशा याद रखिए, अपनी सारी लाइफ सेविंग्स अपने बच्चों की एजुकेशन में मत लगा दीजिए। डोंट रून योर ऑल लाइफ सेविंग्स, सारी की सारी सेविंग्स आप मत खत्म कर दो। इस बात पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि आपके बच्चे बाद में कमाकर आपको सारा पैसा पे बैक करेंगे। तो इसीलिए आपको अपनी सेविंग्स सारी नहीं खत्म करनी। कुछ पार्ट आपने अगर स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए सेव किया है तो दैट यू कैन यूज, आप उसको यूज कीजिए। अदरवाइज अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स आप मत यूज कीजिए। सेकेंडली, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, अपने चाइल्ड को बताइए, टाइम टू टाइम उसको समझाइए कि आपके एजुकेशन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, इतना आउटफ्लो होगा। तो आपके बच्चे को भी पता लगेगा कि आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पेन उठा रहे हैं, ताकि जब वो अपनी पढ़ाई करने जाए थोड़ा सा समझदारी के साथ जाए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर जाए, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाए एंड अच्छा पैकेज ले पाए, ताकि वो जो पैसा आपने लगाया है वो आपको रीपे करें। साथ ही साथ जब आपको पता कि आने वाले टाइम में अच्छा एक्सपेंस होने वाला है तो आप किसी बढ़िया फाइनेंशियल प्लानर के पास जाइए, उससे बात कीजिए कि मुझे आज से 18 साल बाद, 17 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद इतना पैसा मेरा आउटफ्लो होगा मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन पर। मेक श्योर आपने इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को भी काउंट किया है। आज जो आपके बच्चे के लिए हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, हो सकता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो कहीं ज्यादा हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो। तो उसके लिए आपको आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपने फाइनेंशियल प्लानर को बात कीजिए, इस बारे में बात कीजिए कि मुझे आने वाले टाइम में 10 साल बाद, 15 साल बाद इतना मेरा कैश आउटफ्लो होगा, उसके लिए मुझे आज कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे कहां कहां आज सेव करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे एंगल्स की जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन ढंग से कंप्लीट हो पाए, यानी जो भी खर्चा होने वाला है उस खर्चे में आपको थोड़ी सी कटौती मिल पाए। सबसे पहली चीज, आप बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। जी हाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी में जब आपका बच्चा पढ़ने जाता है, जब भी उसका एडमिशन कराने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले एक आपको एजुकेशन लोन के लिए एक पेपर तैयार करके देते हैं। वो पेपर ले जाकर आप बैंक में दिखा सकते हैं और आप एजुकेशन के लिए उसके लिए लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है, कोई 20%, 15% नहीं रहता, 15% हमेशा आपको कम मिलेगा। साथ ही साथ वो लोन आपको रीपे नहीं करना। वो लोन आपका बच्चा जब प्लेस हो जाएगा, किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएगा, वो कमाना शुरू कर देगा, तब उसको पे करना है। तो दैट मीन्स उसको रीपे करने की सारी लायबिलिटी आपके नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया है। तो जब वो कमाना शुरू करेगा वही उस लोन को रीपे करेगा। एजुकेशन लोन के अलावा फाइनेंशियल एड, ये भी एक आप एंगल एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइनेंशियल एड में आपको या तो स्कॉलरशिप मिलती है या फिर ग्रांट मिलता है। हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पर आपको फाइनेंशियल एड प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। आपको जाकर उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और उसके लिए अप्लाई करना है। अब ये तो नहीं है कि आपको 100% फाइनेंशियल एड मिल जाएगा, लेकिन काफी हद तक आपके एक्सपेंसेस को कॉप अप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस के लिए कटौती मिल जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी या कुछ ग्रांट आपको मिल जाएगी, ताकि आप उनसे अपने खर्चे पूरे कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन लोन, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एड, आप वर्क स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको दूसरी देश में जाकर या दूसरी कंट्री में जाकर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। तो 3 एंगल आपने जरूर एक्सप्लोर करने हैं। जब हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की या फिर पैसा सेव करने की, तो आप कहां कहां प्लान कर सकते हो, कहां कहां पैसा सेव कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब अपने बच्चों के लिए पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हो। साल में मिनिमम आपको 1 लाख रुपए जमा करना ही करना है इसमें, और वो पैसा आप 15 साल तक नहीं निकाल सकते, आपको वहां डिफाइन करना पड़ेगा। सेकेंडली, आप सुकन्या समृद्धि योजना, गवर्नमेंट की स्कीम है, अपने गर्ल चाइल्ड के लिए आप पैसा सेव वहां कर सकते हो। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों में ही आपको अराउंड 7 to 8% के बीच में इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, यानी जितनी आप उसमें मंथली या ईयरली इन्वेस्टमेंट डालेंगे उस पर आपको साल का 7 to 8% के बीच में रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में पैसा सेव कर सकते हैं या डेट फंड में पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, विच इज वे टू रिस्की, यानी थोड़ा सा रिस्की है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो भी आप वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी में इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में उतना फायदे का डील नहीं है। क्यों? क्योंकि एफडी के इंटरेस्ट सालाना कम हो रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि 90% पेरेंट मिस कर जाते हैं या स्किप कर जाते हैं, वो ये कि आपको अपने बच्चों के लिए विल लिखनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं,
आप और आपकी वाइफ अगर कमा रहे हैं और आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं या 1 छोटा बच्चा है, तो आप उनके लिए विल जरूर लिखिए। आपने तो हमेशा ही सुना होगा विल हमेशा एंड में लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं आप विल जरूर लिखिए, ताकि जो भी आप उनके लिए पैसा सेव कर रहे हैं, साथ ही साथ उस विल में एक गार्जियन अपॉइंट कीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जाने के बाद कौन उनका ख्याल करेगा, कौन उनकी टेक केयर करेगा। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, जो भी आपने पैसा उनके लिए सेव किया है वो अच्छे से बड़े हो पाए, उनकी परवरिश हो पाए, वो अपनी हायर एजुकेशन ढंग से पूरी कर पाए। तो एक विल लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 90% या 90% ज्यादा लोग मिस कर जाते हैं या नहीं करते, क्योंकि उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस लगती ही नहीं। साथ ही साथ जब आप बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो शुरुआत से आपने बच्चे का इन्वॉल्वमेंट उस बात में जरूर रखिए। जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाना शुरू होते हैं या फर्दर स्कूल के बाद कॉलेज जाना शुरू होते हैं, उनके खर्चे बढ़ते हैं, वो आपसे पॉकेट मनी की डिमांड करते हैं। तो स्टार्टिंग से आप उनको पॉकेट मनी की हैबिट दिलवाइए, या उनको कोई टॉय खरीदना है वो आपसे डिमांड करेंगे तो उनको रिफ्यूज मत कीजिए। उनको समझाते हुए ये पॉकेट मनी दिया कीजिए कि आपको अपने मंथली खर्चे या आप उसमें से आप उसको सेव करना सीखिए, अपने पिगी बैग में उसको डालिए, जैसे आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उससे हम उसका टॉय लेंगे। तो स्टार्टिंग से आपको ये हैबिट डेवलप कराना पड़ेगा। देखिए जनरली ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया और वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसको आप मंथली खर्चों के लिए पैसा भेजा करेंगे। अब अगर उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, वो हो सकता है वहां जाकर फिजूल की खर्चियां करे, क्योंकि जब भी बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, बाहर जाता है, हो सकता है उसको पैसा कैसे मैनेज करना है वो ना मालूम हो। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से उसकी तैयारी करानी पड़ेगी, ताकि जब भी वो बड़ा होगा अपने पैसों को ढंग से मैनेज कर पाए, इतना रिस्पॉन्सिबल वो जरूर हो। तो अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से सुना तो आप ये समझ चुके हैं कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग एक बहुत सीरियस टॉपिक है। इसकी प्लानिंग आपको आज से ही शुरू करनी चाहिए, और आपको ये भी समझ में आ चुका है कि कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पैसों का कितना आउटफ्लो होगा, कहां कहां आप इंस्ट्रूमेंट में पैसा सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर अब तक आपने प्लानिंग नहीं स्टार्ट करी और आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आज ही जाकर ये प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। जो भी आपने बातें समझी हैं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कीजिए। इस वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।